इमेजिन कीजिए 2020 में अगर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स 235 रुपीस पे खरीदे होते तो आज 2025 में वो 5000 से भी ज्यादा हो गए होते। ये है 2000% से भी ज्यादा का रिटर्न। क्या आपने कभी सोचा था कि डिफेंस सेक्टर की एक पीएसयू कंपनी ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले 5 सालों में एक अनबिलीवेबल जर्नी दिखाई है और आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने ये कमाल कर दिखाया। हम समझेंगे कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, मैनेजमेंट विजन और वो की फैक्टर्स जिसने इस स्टॉक को रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव बनाया। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शुरुआत 23 दिसंबर 1940 को बैंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में हुई थी। इस कंपनी को इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद ने किंगडम ऑफ मैसूर और अमेरिकन एविएशन एक्सपर्ट विलियम डी पाउले के सपोर्ट से एस्टैब्लिश किया था। मैसूर स्टेट ने 25 लाख का योगदान दिया था और 700 एकड़ जमीन के साथ साथ फ्री बिजली और पानी भी दिया था, जिससे फैक्ट्री की सेटअप काफ़ी आसान हो गई थी। शुरुआत में कंपनी का काम एयरक्राफ्ट जैसे हार्लॉ PC-5, कर्टिस P-36, हॉक और वर्टी A-31 इंजिन्स को असेंबल करना और मेंटेन करना था, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूज होते थे। 1942 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को नेशनलाइज कर लिया था। 1943 तक यूएस आर्मी एयर फोर्सेस ने बेंगलुरु वाली फैसिलिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसे 84th एयर डिपो बना दिया गया, जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स का ओवरऑल होता था। ओवरहॉल का मतलब है एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन, डिसअसेंबली, रिपेयर एंड रीअसेंबली। वॉर के बाद कंट्रोल वापस इंडियन अथॉरिटीज को दिया गया और कंपनी ने कुछ टाइम के लिए रेलवे कैरेजेस बनाना स्टार्ट किया एज एन इंटरिम वर्क। इंडिया के 1947 में आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। 1951 में इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डाल दिया गया। इसी साल एक मेजर माइलस्टोन अचीव हुआ जब HT-2 इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया और उसकी पहली फ्लाइट भी हुई। एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को 16 अगस्त 1963 को एस्टैब्लिश किया गया था एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के रूप में। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इसका मेन मिशन था इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रांग बनाना, जहां लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफ सोवियत डिजाइंड MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट शुरू किया गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड ने 2 जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की, एक नासिक महाराष्ट्र में और दूसरी कोरापुट ओडिशा में। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो को भी एब्जॉर्ब किया, जो 1960 में कानपुर में बनाया गया था ब्रिटिश HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के लिए। 1964 में एक मेजर मर्जर हुआ जब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड और कुछ और एंटिटीज के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया गया। इस एमलगमेशन ने इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स को एक छत के नीचे ले आया, जिससे एफिशिएंसी और फोकस बढ़ गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का देसी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट HF-24 मारूट से दिखाई दिया, जो इंडिया का पहला होम ग्रोन जेट फाइटर था और जिसे जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक ने डिजाइन किया था। मारूट की पहली फ्लाइट 1961 में हुई और 1967 में ये इंडियन एयरफोर्स में सर्विस में आया। इंजन लिमिटेशंस के वजह से ये सुपरसोनिक स्पीड नहीं छू पाया, लेकिन 1971 के इंडो पाक वॉर में ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने लाइसेंस प्रोडक्शन कोलैबोरेशंस भी स्टार्ट किए, जिसमें MiG-21 और MiG-27 फाइटर्स और HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थे। इन पार्टनरशिप्स के जरिए इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट हुआ। 1980s के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने डाइवर्सिफिकेशन का फेज शुरू किया। 1970 में बैंगलोर में एक डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई। इसके मेजर डेवलपमेंट्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
ध्रुव भी शामिल था, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो अर्ली 2000s में ऑपरेशनल बना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21 बिसन को अपग्रेड करने पर भी फोकस किया और एवियोनिक्स और इंजन डेवलपमेंट में भी एंट्री ली। 1983 में उत्तर प्रदेश के कोडवा में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स डिवीजन एस्टैब्लिश किया गया, जो इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का एक मेजर एग्जाम्पल था। 2020 में दो मेजर चीजें हुई जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए गेम चेंजर बनी। पहले, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हुई, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को अनएक्सपेक्टेड बूस्ट मिला। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस ने डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटी बना दिया, जिससे गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना शुरू किया। इन दोनों फैक्टर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दी। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करनी है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के मैनेजमेंट की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी की, जिसने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। पहला, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स न सिर्फ फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स तक लिमिट रहा, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, UAVs और एडवांस्ड एवियोनिक्स पर भी फोकस किया। उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली डिलीवर किया। दूसरा, R&D इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट ने R&D बजट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया, 2020 के 7% से बढ़कर 2023 तक 12% तक। ये डिसीजन गेम चेंजर था, क्योंकि इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के क्लोजर आ गया। थर्ड, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने ग्लोबल एरोस्पेस जायंट्स जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रशियन फर्म्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील्स साइन किए, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एनहेंस हुई। फोर्थ, एक्सपोर्ट फोकस। ट्रेडिशनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्राइमरी कस्टमर इंडियन आर्म्ड फोर्स था, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन्शियसली एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी बनाई, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। फिफ्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ऑटोमेशन और AI इम्प्लीमेंटेशन करके एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव की। स्मार्ट फैक्ट्री कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, जिससे प्रोडक्शन टाइमलाइन रिड्यूस हुई और क्वालिटी कंट्रोल बेटर हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ग्रोथ स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 2020 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का रेवेन्यू, जो था अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ और 2025 तक बढ़कर ₹35,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए। 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से बढ़कर 2025 में 24% हो गया है। ऑर्डर बुक जो 2020 में 50,000 करोड़ था, वो 2025 तक 1.25 लाख करोड़ प्लस तक पहुंच गया है। ये ऑलमोस्ट 150% की ग्रोथ है। डेप्ट रिडक्शन भी इंप्रेसिव रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपना डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2020 के 0.5 से घटाकर 2024 तक नियर जीरो कर दिया, ऑलमोस्ट बिकमिंग अ डेप्ट फ्री कंपनी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस कंसिस्टेंटली बढ़ाने की परमिशन दी, मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की सक्सेस स्टोरी में गवर्नमेंट पॉलिसीज का बड़ा रोल रहा। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज रिवैम्प किए, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफरेंस मिलने लगी। इंडियन डिफेंस बजट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर न्यू इक्विपमेंट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीडियर्स और इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI लिमिट इंक्रीज हुई, जिससे ग्लोबल कोलैबोरेशंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स आसान हुए। अब समझते हैं कि इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को क्यों इतना पसंद किया। इन्वेस्टर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक परफेक्ट स्टोरी स्टॉक बन गया, एक PSU जो एक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो रहा था क्लियर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के साथ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को डिफेंस सेक्टर का प्रॉक्सी प्ले माना,
इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री माइट और डिफेंस स्पेंडिंग का डायरेक्ट बेनिफिशियरी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना +1 स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में इंडिया का पोटेंशियल दिखा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उस नैरेटिव का इंपॉर्टेंट पार्ट था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू, इंप्रूविंग मार्जिन्स और नेग्लिजिबल डेप्ट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिंबल बना दिया। रेगुलर डिविडेंड्स ने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, वाइल ग्रोथ पोटेंशियल ने एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जर्नी में चैलेंजेस भी थे जिन्हें सक्सेसफुली एड्रेस किया गया। पहला, हिस्टोरिकल इनएफिशिएंसी। पीएसयू टैग के साथ इनएफिशिएंसी की परसेप्शन थी जिसे मैनेजमेंट ने प्रोडक्टिविटी मेजर्स और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से ओवरकम किया। दूसरा, टेक्नोलॉजी गैप। वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स से टेक्नोलॉजी गैप को आर&डी इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के कम किया गया। थर्ड, प्रोजेक्ट डिलेस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिवैम्प किया और डिलीवरी टाइमलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा। फोर्थ, कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। अदानी, टाटा और एल&टी डिफेंस में आए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करके कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन किया। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज होते हैं उनको उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। महारत्न पीएसयू का सबसे बड़ा स्टेटस होता है। ये स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन कंपनीज को देती है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्म करती है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में काम करती है जैसे डिफेंस, ऑयल या पावर, ग्लोबल लेवल पर पोटेंशियल और लीडरशिप दिखाती है, देश के अंदर आर&डी और इनोवेशन में स्ट्रांग है। महारत्न बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कंपनी इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कमिटेड हो, और ये सब आता है स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 2025 में अपनी टोटल रेवेन्यू का लगभग 8 से 9.5% आर&डी में इन्वेस्ट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी इंडियन पीएसयूज। इस वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन में लीडर बन गया है। महारत्न कंपनी होने का मतलब है कंपनी को मैक्सिमम फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फ्रीडम है। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जल्दी से ले सकता है बिना हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ये फ्रीडम कंपनी को ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाता है, स्पेशली ग्लोबल लेवल पर, और मार्केट डिमांड्स के हिसाब से फास्टर रिएक्ट करने में मदद करता है। महारत्न बनने से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे पीएसयू को अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन करना होता था तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती थी, स्पेशली जब अमाउंट बड़ा हो। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खुद 5,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव कर सकता है, जॉइंट वेंचर्स फॉर्म कर सकता है, ग्लोबल पार्टनरशिप्स में जा सकता है और दूसरी कंपनीज एक्वायर कर सकता है, सब्सिडरीज, आर&डी सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जल्दी एस्टैब्लिश कर सकता है, इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नीड्स पर फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये सब एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में जहां टाइमिंग और स्केल बहुत मैटर करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की सक्सेस स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक ट्रेडिशनल पीएसयू भी राइट लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक विजन और सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकती है। फ्यूचर आउटलुक एक्सट्रीमली पॉजिटिव है विद प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ 15 to 20% फॉर द नेक्स्ट 5 years। की ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे इंडियाज इंक्रीजिंग डिफेंस बजट, फोकस ऑन इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और हेलीकॉप्टर फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, ग्रोइंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, स्पेस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जर्नी दिखाती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव और स्ट्रैटेजिक सेक्टर सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। 2020 में जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अंडर वैल्यूड माना और इन्वेस्ट किया, उन्हें 2000% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कि आप किस कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं
और हाँ, याद रहे ये वीडियो सिर्फ एडुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो इन्वेस्ट करने के पहले आप रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।